नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये समय है हमारे इतिहास की क्लास का। इस क्लास में हम MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 1 में दिए गए सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है इसमें हम लोग मध्य प्रदेश राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र एक सामान्य अध्ययन में दिए गए सिलेबस को, यूनिट 1 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके सिलेबस देखें तो भारत के इतिहास दिया गया यूनिट 1 में, और अभी तक की क्लासेस में हम संकल्पना एवं विचार प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को कर चुके हैं। मतलब ये टॉपिक हमारा हो गया है पहले लेक्चर में। फिर हम लोगों ने भारतवर्ष की अवधारणा को सीखा, वेदों पर बात की, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ध्यान से आप लोग सुनते आ रहे हैं लेक्चर्स को, इस लेक्चर को भी वैसे ही सुनना है, बिल्कुल ध्यान से और नोट डाउन करना है। आज के इस लेक्चर में हमारे जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों में सबसे पहला टॉपिक है हमारा षट दर्शन। भारतीय ज्ञान परंपरा को जब हम देखते हैं तो षट दर्शन, जिन्हें हम आस्तिक दर्शन के नाम से भी जानते हैं, इन दर्शनों को देखा जाता है और इस बार आपके सिलेबस में इन्हें अलग से मेंशन किया गया है, तो ये देखना है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्मृतियों की। स्मृतियां हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानने का एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, तो इनके बारे में देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे सभा समिति के बारे में। हर बार हम वैदिक शासन व्यवस्था जब पढ़ते हैं उसमें सभा और समिति की अवधारणा को देखते हैं, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है उसमें अलग से सभा समिति को लिख दिया गया है। तो हम इन तीनों टॉपिक को आज करने वाले हैं। पूरा लेक्चर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि उनको भी नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ने की व्यवस्था स्थापित हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है दोस्तों षट दर्शन। जब हम षट दर्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि भारत के ये आस्तिक अवधारणा के 6 दर्शन हैं। आस्तिक अवधारणा के 6 दर्शन हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग ऋषि के द्वारा, अलग अलग मुनि के द्वारा इनकी स्थापना की गई है अलग अलग समय पर। भारत के ज्ञान व्यवस्था के, दर्शन व्यवस्था के आधार है ये 6 के 6 दर्शन। 6 हैं इसलिए षट दर्शन को कहा जाता है, जिसमें पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है सांख्य दर्शन, और इस दर्शन में हम बोल सकते हैं कि सत्कार्यवाद को, विकासवाद को और भौतिकतावादी गतिविधियों को इसमें महत्व दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा दिया गया है, जिसमें ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करने और व्यवस्थित व्यायाम की व्यवस्था यहां पर है। और इसके अंतर्गत यदि देखें तो ज्ञान इंद्रियों के नियंत्रण को इंपॉर्टेंस दी गई है। तीसरा है दोस्तों न्याय दर्शन। महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन दिया गया है। इस दर्शन में आप न्याय सूत्र की व्यवस्था देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से योग सूत्र योग दर्शन का है। तो यहाँ न्याय सूत्र हमें गौतम ऋषि के द्वारा दिखाई पड़ता है, और यहाँ तर्क और कहीं ना कहीं एविडेंस या साक्ष्यों की अवधारणा को इंपॉर्टेंस माना गया है। न्याय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जब हम वैशेषिक दर्शन पर जाते हैं दोस्तों तो इसके प्रवर्तक कणाद मिलते हैं, और कणाद जी के द्वारा ये कणाद सूत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से वैशेषिक दर्शन को स्थापित किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट दर्शन है दोस्तों। और याद रखिएगा कि जब आप इस दर्शन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मणवाद और परंपरावादी विचारधारा है वो देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और जब हम मीमांसा पे जाते हैं दोस्तों तो मीमांसा दर्शन में 2 व्यवस्था देखने को मिलती है। ये मीमांसा को आप पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन जैमिनी ने किया है। अंत में देखने को मिलता है वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है, और इसके संपादन कर्ता बादरायण को माना गया है। तो हमारे जो ज्ञान परंपरा है उसमें 6 दर्शनों का बहुत ज्यादा महत्व है, और ये 6 दर्शन है जिसमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। दर्शनों का आधार है ये 6 दर्शन। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि भारत में इन 6 दर्शनों के अलावा भी कुछ हमें सिद्धांत या विचार देखने को मिलते हैं, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में। एक तरफ उन्होंने भाष्यकार दिए हैं, एक तरफ वाद, और एक तरफ भाष्य की क्या इन्होंने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी हम बात करें केरल में जन्मे थे, और उत्तर दक्षिण तक एक लंबी दूरी उन्होंने तय की। भारत में 4 मठ जो हमें देखने को मिलते हैं उनके द्वारा स्थापित किए गए। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे उनके द्वारा अद्वैतवाद का मत दिया गया है, और इस पर इन्होंने शंकर भाष्य की रचना की है। तो अद्वैतवाद किसकी अवधारणा है? तो शंकराचार्य जी की है। सेकंड है रामानुजाचार्य। इन्होंने विशिष्टाद्वैत की अवधारणा दी है और श्री भाष्य की रचना की है। तो यहां ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य जी का है अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य जी का है विशिष्टाद्वैतवाद।
तीसरा है माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की है। और वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद जिसको अणुभाष्य के तहत बताया है, तो शुद्धाद्वैतवाद किसका है? वल्लभाचार्य जी का है। और अंत में निम्बकाचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद का सिद्धांत आया है, जो वेदांत परिजात सौरभ के अंतर्गत है। तो ये प्रमुख भाष्यकार और उनके भाष्य और वाद यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, जिस हिसाब से इस बार का सिलेबस गठित किया गया है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहां शंकराचार्य जी का है द्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी का है विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य जी का है द्वैतवाद और वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद और निम्बकाचार्य जी का भेदाभेदवाद देखने को मिलता है। अब हम इनके एक एक करके डिटेल देखें तो सबसे पहले अद्वैतवाद की हम बात करें। अद्वैतवाद में एक ही ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। अद्वैतवाद में कहा गया है कि अद्वैत का मतलब ही समझ लीजिए, अद्वैत का मतलब जो दो ना हो, अर्थात एकत्ववाद जो है वही आपका अद्वैतवाद है दोस्तों, जिसमें एक ही ब्रह्म को सत्य बताया गया है, एक ही ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। बोले फिर ये अलग कब लगते हैं? बोले ये अलग होने का, अलग लगने का कारण है अविद्या। जब आप विद्या नहीं ग्रहण करते हैं, आपके पास ज्ञान की कमी होती है, तब आपको जीव और ब्रह्म दोनों अलग लगते हैं। लेकिन जब आप विद्या प्राप्त कर लेते हैं तो जीव जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो जीव के ब्रह्म लीन होने की व्यवस्था जो है वो दोस्तों विद्या के बाद आती है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि आप अगर ब्रह्म और जीव को अलग समझते हैं तो इसका कारण अविद्या है। विद्या के माध्यम से आप इनकी एकत्व की व्यवस्था में पहुंच जाएंगे और यही बात जो है एक ब्रह्म की व्यवस्था जो है वो अद्वैतवाद में दी गई है। ठीक है, तो अद्वैतवाद को आप लिख लीजिएगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़े तो दूसरा है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें जो द्वैतवाद है उसको विशिष्ट बता दिया गया है। और विशिष्ट किस हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रह्म को भी स्वीकारा है, जगत को भी स्वीकारा है और जीव, मतलब ब्रह्म जगत और जीव की सत्ता को स्वीकार किया गया है। और ब्रह्म की अवधारणा भी दोस्तों यहां पर सगुण ब्रह्म की अवधारणा को लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो सगुण ब्रह्म की अवधारणा को अपनाते हुए जीव जगत और ब्रह्म तीनों की सत्ता को यहां स्वीकारा गया है। बस यहां पर क्या कहा गया कि शरीर जो है वो विशेष्य है और आत्मा, शरीर जो है वो विशेषण है और आत्मा जो है उसको विशेष्य माना गया है। यहां पर क्लियर कहा गया है कि जो जीव है, जो जगत है, वो किस पर निर्भर है? ब्रह्म पर, ईश्वर पर निर्भर है। जिस प्रकार से जीव जो है या जगत जो है वो ईश्वर पर निर्भर है, वैसे ही जो आत्मा है, शरीर जो है वो और आत्मा की निर्भरता को स्पष्ट यहां पर किया गया दोस्तों। ठीक है, तो आत्मा किस पर है? तो याद रखिएगा आत्मा और शरीर की एक दूसरे पर निर्भरता जो है वो यहां पर स्पष्ट की गई है कि क्लियर कि जिस प्रकार से जीव जगत जो है वो ईश्वर पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से यहां पर शरीर और आत्मा की निर्भरता की व्यवस्था बताई गई है। अब ये भी याद रखिएगा कि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत का मत था, उस मत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप इस मत को लाया गया था दोस्तों। तो कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैत मत क्यों आया, तो शंकराचार्य जी का अद्वैत मत जो आया उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हम बोल सकते हैं कि ये विशिष्टाद्वैत का मत हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर, तो यहां पर हम लोगों ने विशिष्टाद्वैत के मत की बात की। विशिष्टाद्वैत के बाद हम जाएं तो तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलेगा द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब दो की बात करता है। यहां याद रखिएगा कि यहां विश्व में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों की सत्ता को इंपॉर्टेंट बताया गया है। यहां पर ईश्वर को विश्व का शासक बताया गया है और यह कहा गया है कि ईश्वर में समस्त गुण विद्यमान हैं। समस्त गुण मतलब वे समस्त गुण जो मानवों में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मानवीय गुण। मानवीय गुण में जैसे हम बोल सकते हैं कि दयालुता, इसके अलावा हम बोले करुणा, इसके अलावा हम बोले न्याय। तो ये जो मानवीय गुण हैं, ये समस्त मानवीय गुण जो है वो ईश्वर में समाहित है। मतलब ईश्वर जो है वो समस्त गुणों से संपन्न है। बस एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ईश्वर की सत्ता पर ईश्वर को शासक बनाया गया है। लेकिन एक यहाँ पर विशेष चीज हमको देखने को मिलती है द्वैतवाद में कि जो गुण है वो सभी पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक गुण जो है
वही ईश्वर में मौजूद हैं। ईश्वर में जो नकारात्मक गुण है, दोषों की यहां पर स्थिति को नहीं अपनाया गया है। तो द्वैतवाद में ईश्वर को समस्त मानवीय गुणों से संपन्न बताया गया है, लेकिन दुर्गुणों से रहित बताया गया है, और बताया गया है कि ईश्वर विश्व का शासक है, समस्त गुणों से संपन्न शक्ति के तौर पर इसकी व्याख्या भी की गई है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट मत आता है शुद्धाद्वैतवाद। देखिए शुद्धाद्वैतवाद में इसको संधि कर दीजिए तो यहां पर शुद्ध जो है और इसके साथ जोड़ दिया गया है अद्वैत। तो शुद्ध और अद्वैत को जब मिलाया गया तो शुद्धाद्वैतवाद यहां पर स्थापित होता है। ठीक है, और इसमें जो ईश्वर का स्वरूप उसको निर्गुण स्वरूप को यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है, स्वीकारा गया है। बोला गया है कि ईश्वर का जो स्वरूप है निर्गुण है और शुद्धतम रूप को यहां पर इंपॉर्टेंस दी गई है। मतलब दोष रहित ब्रह्म की अवधारणा जो है वो शुद्धाद्वैतवाद में अपनाई गई है। बोला गया है कि ईश्वर जो है वो सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न ईश्वर की अवधारणा इस विचारधारा में, इस वाद में जो है दोस्तों हमें देखने को मिलती है। इसमें क्लियर कहा गया है कि यहां पर दोष रहित सर्वगुण संपन्न ईश्वर है, और जीव और ब्रह्म को याद रखिए, जीव और ब्रह्म जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता। यह कहता है कि जीव जो है उसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्म से ही हुई है। मतलब जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है और इसको अलग आप करके नहीं देख सकते। कहता है कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई, ऐसे अलग नहीं किया जा सकता। ये ठीक उसी प्रकार से शामिल है जैसे कि अग्नि जो है और चिंगारी का संबंध होता है। अग्नि और चिंगारी का जो संबंध होता है वही संबंध जीव और ब्रह्म का स्थापित किया गया है। किसमें? शुद्धाद्वैतवाद में। तो ये शुद्धाद्वैतवाद का मत रहा दोस्तों। इसके बाद हम आखिरी में देखें तो आखिरी मत होता है आपका द्वैताद्वैतवाद। ये द्वैताद्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। भेदाभेदवाद क्या होता है? तो भेदाभेदवाद द्वैतवाद को ही कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि इसमें ईश्वर को, जीव को और जगत तीनों की सत्ता को स्वीकार किया गया है। इसमें इन तीनों के बीच में भेद और अभेद दोनों को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसमें द्वैत को भी और अद्वैत दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारे यहाँ जो दर्शन की व्यवस्था है उसमें हमें ये पांचों के पांचों वाद दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है किसने इसका प्रतिपादन किया। तो जब हम इसके प्रतिपादन की व्यवस्था पे जाएंगे दोस्तों, तो देखिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि किस वाद के प्रतिपादन कौन है। तो ये लिस्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद और निम्बुकाचार्य जी ने भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। इसका डिटेल हम लोगों ने देखा है। आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा या पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं होता है क्लियर तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, हम इस पर और डिस्कशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों स्मृतियां। स्मृतियों का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है याद किया हुआ। याद किया हुआ स्मृतियों का शाब्दिक अर्थ होता है। और वेदों के नीचे निम्न इन स्मृतियों को माना जाता है। ये वो ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनियों ने अपनी याददाश्त के आधार पर, अपनी स्मृतियों के आधार पर बाद में तैयार किए गए हैं। और स्मृतियों से हमें भारतीय व्यवस्था के बारे में जो नैतिक दर्शन है, नैतिक बातें हैं, कहानियां हैं, वो पता चलती हैं। भारतीय के प्राचीन व्यवस्था के स्वशासन की बात कर लें या राज्य व्यवस्था की बात कर लें या उस समय की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की बात कर लें, सभी चीजों के बारे में स्मृतियों से हमें पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये हमारे सभ्यता के विकासवादी अवस्था को दोस्तों बताती हैं, जिनका संकलन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर मध्य काल तक हमें देखने को मिलता है। लेकिन अधिकतर हम स्मृतियों की बात करें तो वो गुप्त काल में दोस्तों रची गई हैं। अगर हम प्रमुख स्मृतियों की बात
करें भारत में तो ये हमें कुछ प्रमुख स्मृतियां मिलती है जिनका रचना काल आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्रमाणित स्मृति के तौर पर दोस्तों विद्यमान है, जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसवी की दूसरी शताब्दी के बीच में व्यवस्थित तरीके से हमें दिखाई पड़ती है। और एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुस्मृति की रचना किस समय हुई है, तो शुंग काल में। याद रखिएगा, शुंग काल में मनुस्मृति की रचना हुई है। शुंग काल का मतलब क्या है, 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश के अंतिम राजा वृहदत्त को मारकर। ये उनके सेनापति थे और यहां से एक ब्राह्मण साम्राज्य जो है वो हमें दिखाई पड़ता है भारत के इतिहास में। तो इस शुंग समय में ही मनुस्मृति की रचना हुई, जो एक प्रकार से धार्मिक कानूनी ग्रंथ के तौर पर पुराने समय पे चला, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि एक सभ्य और अनुशासनवान समाज की स्थापना करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी के सभी यहां मनुस्मृति में लिखा गया था। भारत का जो दोस्तों हम कोड बिल देखते हैं, हिंदुओं में कानून व्यवस्था जो देखते हैं, उसका आधार भी हम मनुस्मृति को मान सकते हैं। इसके आधार पर हमारे देश में कानूनों की व्यवस्था देखने को मिली है। हालांकि जो एक बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट प्रकार का अतिवादी जो व्यवस्था है, जो विरोधी है हिंदू व्यवस्था के, ऐसे लोगों ने समय समय पर मनुस्मृति का विरोध भी किया है दोस्तों, होता आया है। खैर हम उस सब चीजों पे नहीं जाते हैं। यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मनुस्मृति किस समय लिखी गई, शुंग काल में। भारतीय कानून व्यवस्था का आधारभूत धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति, 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में। नारद स्मृति 300 से 400, इसके बाद पारशर स्मृति 300 से 500, ये अलग अलग समय पीरियड दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन मनुस्मृति सबसे प्रमाणित स्मृति है, जिसके बारे में हमें याज्ञवल्क्य, नारद, पारशर और बृहस्पति स्मृतियों में भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों व्यवस्था आती है सभा समिति की। सभा और समिति का जो टॉपिक है दोस्तों, वो वैदिक सभ्यता में दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। ये जो वैदिक सभ्यता का दौर रहा है, इसमें हम लोगों ने इसको दो भागों में विभाजित करके देखा है। एक समय को हम लोग देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक समय और दूसरे को हम देखते हैं पोस्ट वैदिक या उत्तर वैदिक। अब यहां पर समझिएगा कि जो ऋग्वैदिक समय है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की व्यवस्था है और उत्तर वैदिक जो है दोस्तों वो याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की व्यवस्था है। इन दोनों समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम लोगों को पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है। उस परिवर्तन के आधार पर यहाँ पर इसका विभाजन होता है। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, तो इस कारण से हमें उत्तर वैदिक काल और उसके बाद की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इस पूरे दौर की बात करते हैं तो इस पूरे दौर में हम लोगों को राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चुनाव प्रणाली भी देखने को मिलती है। कबीलाई शासन व्यवस्था थी, यहां पर जो राजा होता था वो चुना जाता था और राजा का पद प्रारंभ में संप्रभु नहीं था, निरंकुश नहीं था। याद रखिएगा कि राजा पर उस शासन व्यवस्था में अंकुश लगाने के लिए संस्थाएं विद्यमान थी। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद और आदि संस्थाएं होती हैं, वैसे उस समय पर हम जाएं तो राजा जो है उस समय पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कबीले का प्रमुख होता था, हेड होता था और उसका कर्तव्य था कि वो कबीले की रक्षा करे, शासन व्यवस्था के सारे काम करे, इसलिए उसको चुना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो जनतांत्रिक संस्थाएं भी हमें देखने को मिलती है वो 3 है, सभा, समिति और विदत। कब? उस समय पे, वैदिक समय में जो सभा थी दोस्तों, इसमें बोला जाता था कि श्रेष्ठ जन शामिल होते थे। समिति जो थी उसमें उच्च पदाधिकारी जो होते थे शासन व्यवस्था के, वो शामिल होते थे। और विदत जो होती थी दोस्तों, वो आम जनता की सभा होती थी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऋग्वैदिक काल में इसमें महिलाओं को भी शामिल होने का अधिकार था, हालांकि उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था को हम लोग गड़बड़ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभा, समिति, 3 संस्थाएं देखने को मिलती है जो राजा के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी।
और इन संस्थाओं के कारण राजा जो है वो अपनी जिम्मेदारी हो, कर्तव्य उनका अनुपालन करे वो स्थिति में नहीं जाता था, अपनी मनमानी करे वो स्थिति यहाँ नहीं बनती थी। ठीक है, तो राजा पर नियंत्रण करने का काम होता था। और यहाँ याद रखिएगा कि समिति में जो उच्च पदाधिकारी होते थे इनका काम तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राजा की नियुक्ति हो, उसे हटाना हो, उस पर नियंत्रण करने के लिए समिति का एक इंपॉर्टेंट काम होता था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैदिक काल की प्रमुख संस्थाओं के तौर पर आप सभा समिति और विदत को देखते हैं, ध्यान रखिएगा। जो सभा समिति है इनको प्रजापति की दो भुजाएं भी कहा गया है, ये इतनी इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी। हालांकि जब उत्तर वैदिक काल में हम जाते हैं तो इस पूरी व्यवस्था का पतन होते हमें दिखाई पड़ता है, विदत पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, सभा समिति का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है और इनमें महिलाओं का जो योगदान होता था वो भी लगभग नगण्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ती चली गई, राजा का पद संप्रभु होते चला गया, राजा का पद निरंकुश होता चला गया। लेकिन प्रारंभ में जब वैदिक व्यवस्था की हम बात करें तो सभा समिति जैसी संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। वो तानाशाह ना हो जाए, अपनी स्थिति के अनुसार काम न करने लगे, वो व्यवस्था सभा समिति विदत देखती थी और किसी भी परिस्थिति में राजा इनके परामर्श के बाद ही काम करता था, अपने दायित्व को पूरा करता था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सभा समिति विदत हो, स्मृतियां हो और जो षड दर्शन उसकी व्यवस्था को देखा है। हम डेली रेगुलर लेक्चर के माध्यम से एमपीपीएससी प्री के सिलेबस जो है इतिहास का पहला यूनिट का उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप लेक्चर्स को देखते चले जाइए। जैसे ही हम पहले यूनिट को कवर कर लेंगे तो पहले यूनिट के मतलब मॉड्यूल 1 को कवर कर लेंगे जो हम चल रहा है। इसके बाद हम जो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताओं वाला टॉपिक है उसको दोस्तों लाइव क्लास में डिटेल में लेंगे। तो रेगुलर रहिए, धीरे धीरे करके सारा सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।